Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral and today we are going to discuss the exercise of chapter number 9 from class 6 science textbook, that is the living organisms characteristics and habitat. इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर की दैट इज चैप्टर 9 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लीज़ उसको जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को पढ़ने से आप इस एक्सरसाइज को, और अगर इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से डिक्टेट करती रहूँगी, आंसर आपके बोर्ड पे गिवन है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट इज अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? सो हैबिटेट इज द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। वो उनका हैबिटेट कहा जाता है। ऐसी सराउंडिंग्स जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए हम क्रोकोडाइल ले लेते हैं। क्रोकोडाइल क्या है? क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है, क्रोकोडाइल लैंड पे भी रहता है। तो अगर कोई उससे पूछे कि उसकी हैबिटेट क्या होगी, तो वो वाटर में भी उसका एक्वेटिक हैबिटेट भी है, उसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है। मैंने आपको डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है दैट हैबिटेट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एक्वेटिक एंड सेकेंड इज द टेरेस्ट्रियल। सो टेरेस्ट्रियल वो हैबिटेट होती है उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए होती है जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए होती है जो वाटर में सर्वाइव करते हैं। सो क्रोकोडाइल इज सच अ एनिमल जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है, तो उसकी दोनों हैबिटेट्स हो गई। सो हैबिटेट इज सच अ थिंग, आपकी सराउंडिंग्स जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं कि यस आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी ऐसी हैबिटेट होनी चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और हम नहीं रह पाएंगे। सो वी रिक्वायर सच काइंड ऑफ हैबिटेट वेयर द ऑक्सीजन level should be the appropriate level, should be on the appropriate at the appropriate level जिसपे हम survive कर सके। So habitat एक ऐसी चीज होती है जहाँ एक organism whether it's a plant और animal easily अपने आप को easily survive कर सके, easily comfortable feel कर सके कि yes मैं यहाँ survive कर सकता हूँ, मैं यहाँ life long रह सकता हूँ। So वो उसका हैबिटेट कहलाता है। डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट हैबिटेट होता है, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट हैबिटेट होता है। ठीक है, सो हैबिटेट, आई होप आपको हैबिटेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। How are cactus are adapted to survive in a desert? मतलब कैक्टस कैसे, आपको पता है डेजर्ट में ज़्यादा प्लांट्स वगैरह नहीं हो पाते, सो कैक्टस कैसे, कैक्टस की अडेप्टेशन कैसी है जो वो डेजर्ट में आराम से रह सकता है। बाकी जगह कैक्टस रह सकता है बट कैक्टस डेजर्ट में इजीली रह सकता है, क्यों? कैक्टस के क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं? सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम कैक्टस के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि यस कैक्टस डेजर्ट्स में भी इजीली अडाप्ट अपने आप को कर सकते हैं, डेजर्ट्स वाले हैबिटेट में अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने 4 उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अडेप्टेशन इन कैक्टस, कैसे कैक्टस डेजर्ट्स के साथ अडाप्ट कर लेता है अपने आप को। फर्स्ट इज leaves are in the form of spines to reduce transpiration। आपने अगर कभी कैक्टस की लीव्स देखी होंगी तो वो स्पाइंस की फॉर्म में होती है। आपको पता है लीव्स के थ्रू ही ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स का, बट इन दिस केस कैक्टस की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन की शेप में होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन हो जाती है वो हो जाती है कम, जो ट्रांसपीरेशन हो जाती है कम, और प्लांट ज़्यादा देर तक मतलब पानी के बिना भी रह सकता है। सेकेंड, स्टेम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो कैक्टस की स्टेम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं। थर्ड, अ थिक वैक्सी लेयर सराउंड्स लीफ टू रिटेन वाटर। अ थिक वैक्सी लेयर सराउंड्स लीफ टू रिटेन वाटर। आपने उनके लीव्स के पास एक थिक वैक्स की लेयर होती है जो क्या करती है, जो वाटर को रिटेन होने में, ठीक है, वो हेल्प करती है कि वाटर ज़्यादा यूज नहीं होगा, वाटर उस प्लांट में ही रहेगा। तो इसका काम वो थिक वैक्स लेयर होती है, ठीक है, किसके अराउंड, लीफ के अराउंड। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, रूट्स गो वेरी डीप इनसाइड द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। जो रूट्स होती हैं वो काफी ज्यादा सॉइल में होती हैं ताकि वो पानी को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, रूट्स में पानी मिलेगा तो ऑब्वियसली अच्छे से आगे सारे प्लांट को भी पानी मिल सकता है। वैसे तो कैक्टस, तभी ये कहा जाता है कैक्टस बिना पानी के भी बहुत दिन चल सकता है, कैक्टस को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिफाइन दैट हाउ इज द कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड है हमारे फिल अप द ब्लैंक्स। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा फिल अप द ब्लैंक है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called, the presence of a specific features which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called as adaptation, is called as adaptation। मतलब एक किसी जगह की ऐसी कोई फीचर जो उस प्लांट और एनिमल को एक तरह से मतलब कंफर्टेबल फील कराए कि वो वो वहाँ इजीली सरवाइव कर सकता है, तो वो प्लांट और एनिमल उस हैबिटेट के अडाप्ट हो चुका है, उस हैबिटेट की वो अडाप्टेशन है। ठीक है, तो दिस आंसर इज अडेप्टेशन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, the habitat of the plants and animals that live on the land are called as, मैंने आपको बताया था कि habitat दो तरह की होती है, one is terrestrial and another is aquatic, another is aquatic। सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट होती है ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पे इजी समझें कि हमारा लैंड पे सर्वाइवल इजी हो सकता है, और एक्वेटिक हैबिटेट वो हैबिटेट होती है जो वाटर में अपना समझें कि यहाँ इजीली हमारा यहाँ सर्वाइवल हो सकता है। सो सेकेंड इज, हमारा क्वेश्चन क्या था, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, that live on the land are called as terrestrial habitat। तो हमारा आंसर क्या होगा, terrestrial habitat। आते हैं थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एज, that lives in water are called as aquatic habitat। तो आंसर क्या है, aquatic habitat। ठीक है, आते हैं फोर्थ के ऊपर, फोर्थ स्टेटमेंट के ऊपर, सॉइल वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। सॉइल वाटर एंड एयर आर द डैश abiotic factors of the habitat। abiotic, biotic and abiotic का आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। सो abiotic, soil water and air are the abiotic factors of the habitat। and biotic factors कौन से होंगे, biotic factors होंगे plants और animals जिनमें थोड़ी लाइवनेस होती है, लाइवलीनेस होती है, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, और ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल नॉन लिविंग से होते हैं। सो सॉइल वाटर एंड एयर आर दी ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन हैबिटेट। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ स्टेटमेंट पे, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, changes in our surroundings that makes us respond to them are called as stimuli। क्या बोला था, stimuli। ठीक है, ऐसे चेंजेस जिनको आप रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाथ है, मैं इस पे ऐसे हल्का सा अपने आप को पिंच करूं तो क्या होगा, मुझे दर्द होगी। तो जब ये पिंच मुझे लग रहा है, मुझे दर्द होगी, तो ये पिंच मेरे लिए क्या हुआ, स्टिमुलाई। क्यों, क्योंकि मैं रिएक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने पे या रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दें, तो वो चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, स्टिमुलाई। क्या होते हैं, स्टिमुलाई। ठीक है, आई होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए होंगे।
फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आई होप हमें पता है, सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नॉन लिविंग चीज है और कौन सी लिविंग चीज है। तो जिगर किसी को डिफरेंस नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, लिविंग चीज होती है जिनमें थोड़े जान प्राण होते हैं, और नॉन लिविंग चीज ऐसी चीज होती है जिनमें कोई जान प्राण नहीं होते। लिविंग चीज कौन से हो गए, ह्यूमन बींग्स, हम लोग हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स, इन तीनों में जान प्राण है, बाकी और किसी में जान प्राण नहीं है। लिविंग और नॉन लिविंग के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो हमारे पास कुछ लिस्ट दी गई है। प्लो पहला, सेकंड इज मशरूम, थर्ड इज द स्विंग मशीन, फोर्थ इज द रेडियो, फिफ्थ इज द बोट, सिक्स्थ इज वाटर हायसिनेथ एंड सेवेंथ इज द अर्थ वॉर्म, ठीक है। तो इसमें से, इस लिस्ट में से सबसे पहला प्लो इज अ नॉन लिविंग, सेकंड कौन सा है हमारे पास, मशरूम। मशरूम इज अ प्लांट, तो मैंने बताया प्लांट लिविंग थिंग में कंसीडर होता है, सो मशरूम नॉन लिविंग में नहीं कंसीडर होगा। थर्ड इज अ स्विंग मशीन, यस स्विंग मशीन इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो स्विंग मशीन मैंने यहाँ लिख दिया है। फोर्थ इज रेडियो, ऑब्वियसली रेडियो इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। फिफ्थ इज बोट, ऑब्वियसली बोट इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। वाटर हायसिनेथ, वाटर हायसिनेथ एक प्लांट होता है जो पानी में ज़्यादातर आपको नजर आएगा, सो इट इज़ अ लिविंग थिंग बिकॉज इट्स अ प्लांट। अर्थवॉर्म इट्स एन एनिमल, आपको पता ही है, सो इट्स अ लिविंग थिंग, तो हम इसको यहाँ नॉन लिविंग की कैटेगरी में नहीं लिख सकते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस द आंसर नंबर 5, दैट इज क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग। हमें एक एग्जाम्पल देनी है एक ऐसे नॉन लिविंग थिंग की जो कि बिल्कुल करेक्टरिस्टिक शो करे एक लिविंग थिंग के करेक्टरिस्टिक्स जैसा शो करे। सो हमारा आंसर है दैट इज कार। कार एक ऐसी चीज है या कार एक ऐसा नॉन लिविंग है जो कि लिविंग थिंग के करेक्टरिस्टिक्स जैसा शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन मूव, वो चल सकता है। दूसरी बात, इट नीड्स ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम मूव कर सकते हैं। हम एक लिविंग थिंग है, कार एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हम दोनों में सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है, बट कार इज अ थिंग, कार इज एन एग्जाम्पल जिसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम लिविंग थिंग की तरह, हम लिविंग बींग्स की तरह शो होते हैं। जैसे फर्स्ट इज इट कैन मूव, सेकेंड इज इट नीड्स ऑक्सीजन टू मूव, इट नीड्स ऑक्सीजन टू मूव। सिमिलरली हमारे केस में भी ये होता है, हम चल सकते हैं, हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत है ताकि हम जिंदा रह सकें। सो हमारा आंसर 5 यहाँ होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। हमारे पास कुछ लिस्ट गिवन है यहाँ पे, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जो कि एक टाइम पे एक लिविंग थिंग का पार्ट रह चुकी थी। सो हमारे पास लिस्ट के मैं आपको बता देती हूँ नाम क्या दिए गए हैं। बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल एंड रबर, ठीक है। ये हमें नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ लिस्ट दी गई है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कभी एक लिविंग बीइंग का पार्ट रह चुके हैं। सो सबसे पहला एलिमेंट है बटर। आपको पता है बटर किससे बनता है, बटर बनता है मिल्क से। सो मिल्क आपको कौन देता है, काउ देती है, तो इट्स इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू काउ विच इज अ लिविंग बीइंग। सो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या आया, बटर। सेकेंड है लेदर। ऑब्वियसली लेदर आपको पता है लेदर एनिमल से हमें मिलता है, सो लेदर इज ऑल्सो इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द एनिमल विच इज अ लिविंग बीइंग, सो it's also considered as to be a non-living thing which is related to the living thing at one time, ठीक है। soil, no, wool, आपको पता है वूल हमें किससे मिलती है, वूल हमें मिलती है शीप से। सो शीप इज ऑल्सो एन एनिमल, सो इट इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, सो वूल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू लिविंग बीइंग, सो बट इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। बट हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो कि एक टाइम पे लिविंग बीइंग से कनेक्टेड हो। सो ये हो गया। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, नो, इलेक्ट्रिक बल्ब इज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ द लिविंग बीइंग और थिंग। फिर कुकिंग ऑयल, यस हमें पता है कुकिंग ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये हमें सरसों से मिलता है, मस्टर्ड से मिलता है, प्लांट से मिलता है। सो कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्लांट्स विच इज अ लिविंग बीइंग। सॉल्ट, एप्पल, एप्पल हमें अब प्लांट से मिलता है, ट्री से मिलता है विच इज अ लिविंग बीइंग।
दो इट्स इज अ लिविंग बीइंग, सो ये भी हमारे पास एप्पल हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग हो, एप्पल इज ऑल्सो लिविंग थिंग। सिमिलर रबर भी हमें प्लांट से मिलता है, सो इट इज ऑल्सो अ thing which is a non-living thing, but once it was a part of the living thing. So here the list of the things which we can consider as a non-living thing, but once they were part as of a living thing. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। हमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं लिविंग थिंग्स के। ठीक है, सबसे पहला है कि क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग्स के जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। सबसे पहला है फर्स्ट, दे नीड फूड। ऑब्वियसली वी नीड फूड, हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें डिजीज लग सकते हैं, हम मूव नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है वी नीड फूड। सेकेंड इज ग्रोथ, हम लोग ग्रोथ शो करते हैं। बेबी इतना सा होता है, धीरे 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 वो बढ़ के एक एडल्ट बनता है, टीनेजर बनता है, ऐसे करके। सो वी ऑलवेज शो द ग्रोथ। थर्ड, वी रेस्पिरेट, हम सांस लेते हैं, हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस शो करते हैं। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक। फोर्थ, वी रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, अगर मैं अपने आप को पिंच करूंगी, आई विल रिएक्ट टू द स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई इज द पिंच एंड आई विल रिएक्ट, सो वी रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। नॉन लिविंग बीइंग्स डू नॉट रिएक्ट टू द स्टिमुलाई। अब फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे कर्टेन है, मैं इसको पिंच करूंगी, ये रिएक्ट थोड़ी करेगा, बट मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, मैं अगर मुझे पिंच होगा तो ऑब्वियसली आई विल रिएक्ट। So we respond to the stimuli. Fifth, we excrete. Obviously, we know that we excrete. Sixth, we show the process of the reproduction. Obviously, हम जैसे हम किसी जनरेशन से आए हैं, आगे हम लोग आगे जनरेशन को बढ़ाएंगे, so we show the process of the reproduction. Seventh is the movement. Obviously, we move from, जैसे for example, we move from one room to the another room. We move from one place to the another place. So we show all these common characteristics of a living being or a living thing. 8th question पे आते हैं। Explain why speed is important for the survival in the grasslands for animals that live there. इनका क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है आपसे कि स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है उन एनिमल्स के लिए जो कि ग्रासलैंड्स में रहते हैं। हिंट यहाँ पे आपको गिवन है, there are few trees or the places for the animals to hide in grassland habitats. ठीक है, देखिए आपको पता है फूड चेन के बारे में, आई होप आपको सबको पता होगा क्या होता है। एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, तभी फूड चेन बैलेंस रहती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो ग्रासलैंड हैबिटेट है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, उसमें स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रासलैंड हैबिटेट में स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ग्रासलैंड में कुछ एनिमल्स ऐसे रहते होंगे जिनको बड़े एनिमल्स खाते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लायन एंड डियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लायन क्या करता है, डियर को खाता है। ठीक है, तो ग्रासलैंड हैबिटेट में क्या होता है, जो डियर होता है वो कई बार पेड़ वगैरह के पीछे छुप सकता है फ्रॉम दी लायन। क्यों? ताकि वो बच सके। ठीक है, सो दैट्स वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट, ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए जी सकें, तभी उनको स्पीड दी जाती है ताकि वो प्रेडेटर्स से बच सके। सो मेरे आंसर में भी मैंने यही लिखा है, स्पीड हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स. Speeds help them to run away from the predators. Therefore, speed is important for survival. अगर स्पीड नहीं होगी डियर के पास तो क्या होगा, लायन उसको खा जाएगा, लायन खा जाएगा तो डियर की जो पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी कम और लायन की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ज्यादा, जो कि फूड चेन के लिए सही नहीं है. ठीक है, फूड चेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर डियर की पॉपुलेशन कम हो गई तो क्या होगा, ग्रास बढ़ जाएगी. ठीक है, ग्रास बढ़ जाएगी और लायन ग्रास खा नहीं सकता. ठीक है, लायन तो डियर को खाता है. वन डे विल कम जब डियर एक एक्सटिंक्ट स्पीशी बन जाएगी. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है डियर्स पूरी अर्थ से खत्म हो जाएंगी और लायंस की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और फिर डियर खत्म हो जाएगी तो लायन किसी और एनिमल को खाएगा जो कि किसी और एनिमल का पार्ट होगा. इट्स अ लॉन्ग थिंग. सो सिमिलर बात ये है कि स्पीड बहुत ज़रूरी है ताकि एनिमल अपने आप को बचा सके फ्रॉम द बिगर एनिमल जो उनको खाता है. तभी it's important for their survival in the grassland for the animals that live here. तभी ट्रीज वगैरह, ग्रासलैंड में क्या होता है कि ट्रीज वगैरह के पीछे वो लोग अपने आप को छुपा सकते हैं फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और स्पीड की हेल्प से वो लोग तेज भाग सकते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें.
So here your chapters exercise ends. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much.